जय हिंद एवरीवन। हम यूपीएससी की टॉपर कॉपीज देख रहे हैं और ये आयुषी बंसल मैम की टॉपर कॉपी है। तो लेट्स जस्ट डाइव स्ट्रेट इनटू इट। द लॉजिक ऑफ लिमिटलेस वेल्थ lies in basic human instinct for furthering self-interest in the form of profit. In this context, do you think there is a possibility of pursuing ethical capitalism? ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंसान तो इनहेरेंटली सेल्फिश होता है, तो क्या एथिकल कैपिटलिज्म नाम की कोई चीज़ हो भी सकती है समाज में या नहीं। तो मैम ने क्या किया देखते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने डेफिनेशन दे दी। एथिकल कैपिटलिज्म रेफर्स टू जनरेटिंग वेल्थ लीगली एंड एथिकली वाइल बैलेंसिंग बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने लिखा है कि क्या चैलेंजेस हैं एथिकल कैपिटलिज्म को परस्यू करने में। तो यहाँ पे लिखा है कि फोकस ऑन एंड्स, कि इंसान का जो फोकस होता है वो एंड्स पर होता है। वंस मीन्स टू गेन लिमिटलेस वेल्थ, कि हम बस एंड्स पे ध्यान देते हैं, इसलिए एथिकल कैपिटलिज्म पॉसिबल नहीं है। सोसाइटल वैल्यूज प्लेस प्रीमियम ऑन मटेरियल वेलबींग रादर देन मॉरल कंडक्ट, जो हमारा समाज है वो भी मटेरियल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है एज कम्पेयर टू मॉरल्स। गेट रिच क्विक एनी हाउ, वैसा वाला चीज़ें चलती हैं समाज में। एग्जाम्पल, ग्रूम्स एंड ब्राइड्स चोजन जो चोजन बेसिस होता है वो पैकेज होता है, कि मतलब अगर एक लड़का है या फिर एक लड़की है वो एक दूसरे का पैकेज देख रहे हैं, कि मतलब अगर इसका पैकेज 50 लाख से ज़्यादा का है तो ही मैं इससे शादी करूँगा या करूँगी। राइजिंग इनइक्वालिटीज़ है फर्दर एग्रेवेटिंग। ऑक्सफैम कहती है कि 1% जो है वही 22% ऑफ नेशनल इनकम को कॉर्नर कर लेते हैं। तो एथिकल कैपिटलिज्म तो नहीं दिख रही है। फिर इसके बाद ये लिख रही हैं कि एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉफिट is positive while towards social obligation is negative. For example, if I tell you that you with this job you will get 1 lakh rupees per month, तो मतलब वो हम एक पॉजिटिव कनोटेशन में देखते हैं। बट अगर हम ये कहें कि आपको सड़कों पे कचरा नहीं फेंकना है, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सडनली एटीट्यूड उसकी तरफ नेगेटिव हो जाता है। तो इसीलिए इंसान कैपिटलिज्म में एथिकल कैसे रहेगा, क्योंकि कैपिटलिज्म कहती है कि जितना प्रॉफिट कमाना है कमाओ ताकि तुम मटेरियल एक्वायर कर सको। तो हम एथिकल कैसे हो पाएंगे जब सोसाइटल वैल्यूज ही ऐसी नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ परसुइंग एथिकल कैपिटलिज्म। तो अब यहाँ पे ये कह रही है कि लेकिन सब कुछ डार्क नहीं है। वी हैव पीपल लाइक नारायण मूर्ति, आजिम प्रेम जी, जो कि गाइडिंग लाइट की तरह काम कर सकते हैं। एथिकल कैपिटलिज्म जो होती है वो पीपल प्लैनेट पर भी फोकस करती है विद प्रॉफिट, राइट। एंड इसी के साथ साथ इन्होंने लिखा है कि CSR जो है, राइट, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं हमारे लॉज एंड रूल्स में जो कि एथिकल कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं। न्यू ग्लोबल इंक्लिनेशन है ऑफ इन्वेस्टर्स टुवर्ड्स एथिकली रोबस्ट कंपनीज, कि अब ऐसा हो रहा है कि जो FDI इनफ्लो हो रहा है वो भी कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड देख रहा है कि इनका जो पास्ट है वो कैसा है, क्या वो एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना, वैसे करके लिखा है। एथिकल कैपिटलिज्म रीइंफोर्सेस वेल्थ एंड प्रॉफिट रादर देन डिक्रीजिंग इट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गुड एथिक्स इज गुड बिजनेस, राइट। इफ योर कंपनी इज फॉलोइंग गुड एथिक्स इट विल हैव गुड बिजनेस। यहाँ पे ये कहने की कोशिश हो रही है। जो मेन चीज़ हमको देखनी है वो ये है कि इन्होंने सब हेडिंग्स में क्या लिखा है। पहली चीज़ तो उन्होंने ये लिख दी कि चैलेंजेस क्या हैं, जो कि यहाँ पे पूछा भी हुआ है। व्हाट आर द डू यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन परसुइंग एथिकल कैपिटलिज्म। तो डू यू थिंक वो पूछ रहे हैं ना, तो आप क्या करोगे, हाँ और एक लिखोगे ना, और कंक्लूजन में क्या करोगे, दोनों का एक आई वुड से एक बैलेंस ही आर्ग्यूमेंट लिखोगे। तो उन्होंने क्या किया है, एथिकल कैपिटलिज्म पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये चैलेंजेस हैं, लेकिन पॉसिबल भी है क्योंकि ये सारे लोग तो कर रहे हैं, है ना। तो परसुइंग पॉसिबिलिटी ऑफ परसुइंग एथिकल कैपिटलिज्म हमें कहाँ पे दिखती है। चलो ठीक है, तो यहाँ से हमने ये चीज़ सीखी। जब वो डू यू थिंक ऐसे पूछ रहे हैं तो यू डोंट हैव टू राइट जस्ट येस और यू डोंट हैव टू राइट जस्ट नो, दोनों पर्सपेक्टिव दो और अपने कंक्लूजन को बैलेंस लिखो। आगे लिखा है कि इफ लॉ इज अनजस्ट मैन इज नॉट ओनली राइट टू डिसोबे इट, ही इज ऑब्लिगेटेड टू डू सो। ऐसे लग रहा है गांधी जी ने बोला हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग मैम ने क्या लिखा है कि पहले उन्होंने लिखा है कि ऑब्लिगेशन टू डिसोबे अनजस्ट लॉ, कि मतलब क्यों, मतलब हम जो अनजस्ट लॉ हैं उन्हें डिसोबे करें, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने लिखा है हाउएवर
When a legally elected and representative legislature forms the law, it represents the collective conscience of the nation. Therefore, we are obligated to follow the just law. आप देख रहे हो पहले वो थीसिस लिखती हैं, फिर एंटीथीसिस लिखती हैं और कंक्लूजन में जाके सिंथेसिस लिख देती हैं. यही सेम चीज़ आदित्य श्रीवास्तव सर भी करते हैं. देखते हैं इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए. यहाँ पे लिखा है कि लॉ इज कॉडिफाइड सेट ऑफ नॉर्म्स इनेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय द सॉवरेन. एग्जाम्पल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो नाउन्स थे है ना, उनको एक को उठाया है कीवर्ड को और कीवर्ड को एक्सप्लेन कर दिया. अब यहाँ पे लिखा है कि हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि हमें अनजस्ट लॉ को डिसोबे करना चाहिए. क्यों? बिकॉज इट कीप सिस्टम डिओंटोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग. क्या बात है, मतलब ये मैंने कभी सोचा नहीं कि यार ये भी तो लिख सकते हैं ना. इट कीप्स द सिस्टम डिओंटोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बाय ब्रिंगिंग न्यू लॉज. एग्जाम्पल सॉल्ट टैक्स डिक्रीज्ड पोस्ट गांधीजीज दांडी मार्च. आगे लिखा है प्रिवेंट्स मॉरल करप्शन इन द नेम ऑफ लॉ. एग्जाम्पल स्लेवरी. अनजस्ट लॉ लीड टू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. एग्जाम्पल नाजी किलिंग द ज्यूस. आउटडेटेड लॉज मे बिकम अनजस्ट विद टाइम. ये भी ठीक है, जैसे कि उसमें हमने देखा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट. राइट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है वो अनजस्ट ऐसे हो गया कि वो ट्रांसपेरेंसी को डिक्रीज करता है. तो इसलिए हमने आरटीआई लेकर आए और आरटीआई में ये कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के ऊपर आरटीआई का एक सुपरसीडिंग नेचर होगा, एक्सेप्ट जब बात नेशनल सिक्योरिटी की हो. फिर इसके बाद लिखा है हाउएवर व्हेन द लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर लॉ बनाती है तो वो लॉ जस्ट हो जाते हैं क्योंकि वो कलेक्टिव कंसाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंट्स मिस यूज ऑफ अथॉरिटी. ऑब्लिगेटेड टू फॉलो जस्ट लॉ, ताकि प्रिवेंट्स मिस यूज ऑफ अथॉरिटी. Example laws on curbing corruption. Guide in case of ethical dilemmas. Example follow public over private. Duty of civil servant to uphold and protect rule of law. Way forward क्या है? Laws guided by conscience where justice is as per law and law is as per justice must be the goal. ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रही हैं कि लॉज जो है ना, मतलब मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि जब इन्हें ना एक चीज़ समझ में आ गई कि जो सवाल है ना वो लॉज के आसपास घूमना चाहिए. उन्होंने कुछ लॉज को भी ड्रॉप किया है ना, थीसिस लिखी, एंटीथीसिस लिखी और लास्ट में ये भी लिखा कि लॉज कैसे होने चाहिए. लॉज वैसे वो होने चाहिए जो कि कलेक्टिव कंसाइंस के थ्रू गाइडेड हो और जस्टिस को सोसाइटी में फॉरवर्ड करते हो. आगे चलते हैं. यहाँ पे लिखा है द कैपेसिटी ऑफ सिटीजन चार्टर टू इनिशिएट एनी ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस इज कंडीशनड अपॉन इट बीइंग अप्रोप्रिएटली डिजाइंड एंड इफेक्टिवली एग्जीक्यूटेड. डिस्कस. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिटीजन चार्टर की डेफिनेशन दे दी. फिर इन्होंने लिखा है कि कैसे वो अप्रोप्रिएटली डिजाइंड होना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस, वो इफेक्टिवली एग्जीक्यूटेड होना चाहिए और फिर उसके बाद ख़त्म. तो देखते हैं क्या लिखा है. सिटीजन चार्टर की डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशनल अप्रोच मैम फॉलो करती हैं. सबसे कहते हैं सेफ अप्रोच यही होती है कि हर चीज़ की डेफिनेशन दे दो. सिटीजन चार्टर इज अ रिटन सेट ऑफ कमिटमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द सिटीजन्स फॉर द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी. अब यहाँ पे लिखा है कि अप्रोप्रिएटली डिजाइन होना चाहिए. इट मस्ट गिव कॉन्क्रीट एंड मेजरेबल आइटम्स. फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ डेज टू रिपेयर वाटर सप्लाई. Must be simple and easy to understand to the common people. Must provide adequate compensation in case of breach. Example Hyderabad Metropolitan Board provides compensation. Must mention designated officer in charge for each activity and must provide grievance redressal if breached. ठीक है, ये ऐसे पॉइंट्स है जो कि हर एस्पिरेंट को पता होगा जो कि सीरियसली यूपीएससी को परस्यू कर रहा है. ऐसा कुछ भी बहुत खास नहीं लिखा है इसमें. इफेक्टिवली एग्जीक्यूटेड है, जैसे कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ टारगेट्स, जैसे कि मी सेवा इन आंध्र प्रदेश है. फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि अलर्ट द सुपरवाइजर्स इफ ब्रीच्ड टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है कंटिन्यूस मेजरिंग ऑफ टारगेट अचीव्ड टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट्स. एग्जीक्यूटेड इन कोलैबोरेशन विद द फ्रंट लाइन स्टाफ एंड रियलिस्टिक डेडलाइंस होनी चाहिए. ट्रेनिंग, अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन within the department. Citizen charter can be revolutionary tool
टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जैसे इसमें अजाइल मॉडल के बारे में बात हो सकती थी। PIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसने कहा कि हम हर वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी सर्विस डिलीवरी का एक स्टैंडर्ड है उसे हम सर्वोत्तम का टैग दे देंगे। तो सर्वोत्तम मॉडल की हम बात कर सकते हैं। बट व्हाट शी हैज़ रिटन इज़ फैंटास्टिक। जो अच्छी चीज़ है ना, जो मुझे लगी वो ये लगी कि उन्होंने ना लिखा है कि मतलब एग्जाम्पल दिए। तो जब इससे ना, और मेरा भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि UPSC ना मतलब बहुत आसान होता है एक जनरल आंसर को स्पेसिफिक करने का। फॉर एग्जांपल हिमालय के अंदर, हिमालय पूछेंगे कि हिमालयाज के अंदर इश्यूज क्या हैं, आप बोलोगे लैंडस्लाइड। इसको स्पेसिफिक करना है तो क्या करोगे, लैंडस्लाइड्स सच एज द किन्नौर लैंडस्लाइड ऑफ 2023। इन द सेम वे जब ऐसे हम कहते हैं कि ये वाला मस्ट गिव कॉन्क्रीट एंड मेजरेबल आइटम्स, कॉन्क्रीट एंड मेजरेबल आइटम्स, एग्जाम्पल पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस का सिटीजन चार्टर जो कि सर्विस डिलीवरी को टाइम बाउंड करता है। ऐसे कर सकते हैं। मस्ट बी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड टू कॉमन पब्लिक, एग्जाम्पल मयूरभंज का सिटीजन चार्टर। ठीक है, ऐसे करके हम स्पेसिफिक कर देंगे। ठीक है, जो कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में अवेलेबल है। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक थिंग्स वेरी वेरी स्पेसिफिक। जनरल में सोचते हैं, स्पेसिफिक में लिखते हैं, और उसके लिए एग्जाम्पल्स चाहिए तो एग्जाम्पल की एक अलग से शीट मेन से पहले बना के लेके जाएंगे। आगे लिखा है द मॉरल फाइबर एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल नॉट ओनली इन्फ्लुएंस द स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस बट ऑल्सो देयर ओन इंटरेस्ट एंड परफॉर्मेंस। इलेबोरेट। तो मॉरल फाइबर एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स नॉट ओनली इन्फ्लुएंस स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस बट ऑल्सो देयर ओन इंटरेस्ट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर जो पब्लिक ऑफिशियल है, राइट, अगर वो मॉरल नहीं है या फिर वो कैसा है मॉरली और एथिकली, ये डिटरमाइन करेगा कि जो गवर्नेंस है उसका क्या स्टैंडर्ड होगा, और इसी के साथ साथ उसके क्या इंटरेस्ट हैं। जैसे एक इंसान का इंटरेस्ट हो सकता है कि मुझे पब्लिक सर्विस करनी है, दूसरे इंसान का इंटरेस्ट हो सकता है कि भाई पैसा कमाना है, तो उसके इंटरेस्ट को उसके एथिक्स भी मोल्ड करेंगे। और इसी के साथ साथ मान के चलिए किसी इंसान में डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस है और दूसरे में बस ये है कि भाई सरकारी नौकरी लग गई अब तो ऐश करनी है, तो वो जो उसके एथिक्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एथिकल टर्म होती है, अगर होगी तो वो परफॉर्म भी करेगा, राइट। तो ऐसे करके मैं इसको तो ऐसे करता कि मतलब एथिकल कंडक्ट determines standard of governance, ethical conduct of individual public official determines standard of governance, his own interest and his own performance। और फिर लास्ट में लिखता कि कैसे एथिकल एजुकेशन कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, और फिर ख़त्म कर देते, और उसमें सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिखते और एग्जांपल्स भी देते बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स के। एथिकल कंडक्ट ऑफ public official is based upon maintaining moral uprightness, integrity and probity in administration। पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है ना कि मतलब द वे शी इज इंट्रोड्यूसिंग, इन्होंने इंट्रोडक्शन के लिए ही अलग तैयारी कर रखी है कि मतलब हर इंट्रोडक्शंस आर जस्ट फैंटास्टिक, वेरी 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 डिफिकल्ट टू रीच दिस लेवल बट वी हैव टाइम तो वी विल ट्राई टू रीच, है ना। एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स इज बेस्ड अपॉन मेंटेनिंग moral uprightness, integrity and probity in administration। इंस्पायर्ड है सिलेबस से, सिलेबस की जो टर्म्स है वो लिखी हुई हैं यहाँ पे। एकदम वॉल्यूम को थोड़ी कम करो। यहाँ पे लिखा है कि इट इन्फ्लुएंसेस स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। नेक्स्ट में इन्होंने लिखा होगा इन्फ्लुएंसेस इंटरेस्ट एंड परफॉर्मेंस जो कि इंडिविजुअल का है, और फिर उन्होंने इसके बाद ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो लेट्स सी क्या लिख रही हैं। इन्होंने लिखा है कि सिविल सर्वेंट वुड, अगर मतलब वो कैसे स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस को वो ऑल्टर करता है। सिविल सर्वेंट वुड प्रोएक्टिवली ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, एग्जांपल पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 1 डे फॉर पब्लिक डिस्क्लोजर। कितनी बढ़िया चीज़ है ना, मुझे नहीं पता थी, लेकिन ये अच्छी चीज़ पता चली कि पुणे की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है इट कीप्स 1 डे फॉर पब्लिक डिस्क्लोजर। मोटिवेटेड विद डेडिकेशन टू सर्व, जैसे कि कोविड मेडिकल फ्रेटर्निटी, ठीक है, कि मतलब वो डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस रहेगी। फिर इसी अगर इंडिविजुअल के एथिक्स अपनी सही जगह पर है,
ब्रिंग्स एम्पथी एंड कंपैशन, एग्जाम्पल पुलिस ऑफिसर कांट अरेस्ट द इनोसेंट, ठीक है। फिर मतलब और फिर उसके बाद इंटीग्रिटी टू रेसिस्ट टेम्पटेशंस एंड इंटरेस्ट, जैसे कि अशोक खेमका सर हो गए और यहाँ पे मिस्टर सत्येंद्र दुबे हैं। इनको बेसिकली घूस दी गई थी, हश मनी दी गई थी कि तुम चुप रहो, जो नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन में फ्रॉड हो रहा है उसके बारे में आवाज़ मत उठाओ। इन्होंने आवाज़ उठाई, फिर इनको मार दिया गया, राइट। लेकिन इन्होंने कंप्लेन किया, सीधा प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा था, ठीक है। इसी के साथ साथ अशोक खेमका सर हैं, तो इनकी बार बार ट्रांसफ़र होते रहे और चाहे गवर्नमेंट कोई भी रही हो, इन्होंने अपना स्टांस नहीं छोड़ा, अपनी इंटीग्रिटी नहीं छोड़ी और हमेशा गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई। यहाँ पे लिखा है कि इट इन्फ्लुएंसेस इंटरेस्ट एंड परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एथिकली मतलब बेंड मेरा है जो सिविल सर्वेंट के लिए चाहिए, तो आई विल गो बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, राइट। ब्रिंग्स कॉन्स्टेंट इनोवेशन एंड न्यू आइडियाज़, इसका एग्जाम्पल भी दिया। एग्जाम्पल आइरिस स्कैन इन आधार फॉर पीपल फॉर नॉट फॉर पीपल, मान के चलिए जिनका हाथ नहीं है, आप उनके लिए आधार कार्ड कैसे बनाओगे, तो उनके लिए थम नहीं है उनके, तो उनके लिए आइरिस स्कैन आ गया, तो ये इनोवेशन है, कह रही है। इनकरेजेस रिस्क टेकिंग बिहेवियर, कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप अकेले होते हो जब आपको पता है कि रास्ता सही है, लेकिन क्योंकि अगर फेल हुए तो फालतू में रेप्रिमांड हो जाओगे, तो इसीलिए आप एक्ट नहीं करते हो। तो यहाँ पे कह रही है कि अगर आप एथिकली राइट हो और आपको पता है कि जो आप चीज़ें कर रहे हो वो मतलब सही है, तो आप मतलब थोड़ा रिस्क लेके काम करोगे। आपके अगर आप एथिकल हो तो क्रेडिबिलिटी भी आती है, प्लस बोल्ड एक्शन मेकिंग आती है, और इसी के साथ साथ रिलायबिलिटी भी आती है, राइट। इसी के साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिल्ड्स सोशल कैपिटल अक्रॉस डिपार्टमेंट्स एंड विद पब्लिक, कि वो सोशल कैपिटल बिल्ड होता है। अगर अफसर अच्छा है तो अपने आप ही ऑफिस दफ्तर अच्छा हो जाएगा ना, वाह भाई क्या बात है, अगर अफसर अच्छा तो दफ्तर अच्छा। आगे लिखा है कि एन ऑफिसर विद इंटीग्रिटी इज नॉट अफ्रेड टू टेक पब्लिक वेलफेयर डिसीजंस, एग्जाम्पल ब्रेकिंग इलीगल इंक्रोचमेंट ऑफ अ पॉलिटिशियन, ये भी बढ़िया है। देखा, एक चीज़ सीखने वाली है कि वो ये नहीं लिख रही कि एमसीडी ने किया या फिर इंदौर का जो मेट्रोपॉलिटन है उसने किया, पुणे मेट्रोपॉलिटन ने किया, या बीबीएमपी बैंगलोर का जो मेट्रोपॉलिटन है उसने किया। उन्होंने लिखा कि एक पॉलिटिशियन था, उसने फुटपाथ एनक्रोच कर रखी थी, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ दी। यहाँ पे लिखा है कि एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल इज अ साइन कोआ नॉन और ऑफ एथिकल गवर्नेंस। आई डोंट नो व्हाट इट इज, मतलब जब मैं इनके इंट्रोज एंड कंक्लूजन्स पढ़ रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर एट अ डिफरेंट लेवल, और जो बीच का कंटेंट है वो ठीक ठाक है, इट इज़ गुड, है ना। तो समहाउ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू प्रिपेयर इंट्रोज एंड कंक्लूजन थोड़े से ज़्यादा एफर्ट डाल के हर क्वेश्चन के लिए जो PYQ में आए। द ऑनगोइंग डिबेट ऑन यूथेनेसिया पोसेस सेवरल एथिकल क्वेश्चंस डिस्कस। तो यहाँ पे जितना मैं मैम को समझ पाया हूँ, मैम यूथेनेसिया की डेफिनेशन दे देंगी। तो इन्होंने क्या किया है, यूथेनेसिया की डेफिनेशन दे दी है, इन्होंने बताया है कि वो डिबेट क्या है, डिबेट ऑन यूथेनेसिया, उसके सपोर्ट में, उसके अगेंस्ट में, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया है, मेरा ख्याल है कि एंड में कंक्लूजन थोड़ा लंबा दे दिया है, एंड इसमें इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि बैलेंस पर्सपेक्टिव क्या है। यूथेनेसिया का सिंपल है ना, पैसिव यूथेनेसिया रखो, एक्टिव मत रखो। एक्टिव मतलब अगर किसी को लगता है कि अब जीवन की चाह नहीं है तो वो अपने आप अपने जीवन को छोड़ सकता है। तो लोग कहते हैं कि लिबरल्स कहते हैं कि भाई ये सही बात है, ऐसा होना चाहिए, फ्रीडम है, अगर राइट टू लिव है तो राइट टू डाई भी होना चाहिए। लेकिन जो कंजर्वेटिव विंग है वो ये कहता है कि भाई जब जीवन हमारी मर्जी से हमें नहीं मिला तो हम अपने जीवन को ख़त्म हमारी मर्जी से कैसे कर सकते हैं। यू आर ऑल्सो पब्लिक प्रॉपर्टी, है ना। तो यूथेनेशिया refers to mercy killing where a person is deliberately given death to basically to reduce her sufferings या फिर to end her suffering। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कोई टर्मिनल इलनेस है, इलनेस का पेशेंट है जो ठीक नहीं हो सकता, है ना, तो वैसे। तो यहाँ पे डिबेट ऑफ यूथेनेशिया लिखा है। सपोर्ट में क्या बोलते हैं, राइट टू लाइफ ऑल्सो सपोर्ट्स राइट टू डाई विद डिग्निटी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। राइट इंटेंशंस टू एलिमिनेट पेन एंड सफरिंग, ये भी ठीक है जैसा हमने बात करी।
तुम देख रहे हो टॉपर है, वही सेम चीज़ें लिख रही है जो हम बोल रहे हैं। आगे लिखा है रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड टू अनदर पेशेंट विद द चांस ऑफ बीइंग सेव्ड। ये भी ठीक है, मान के चलिए कोई कोमा में है और उसके निकलने, और मान के चलिए पिछले 5 साल से कोमा में। मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो कहता है ना, सब्जेक्ट को कुछ दिखता नहीं है, 10 साल से यहीं पे ऐसी बेड इसने एक्वायर किया, तो क्या हम इसका बेड दूसरे को नहीं दे सकते? तो वही वाला सीन है। फिर यहाँ पे लिखा है कि लाइफ इज ओनली लाइफ इज ओनली अ प्रोलॉन्गिंग सफरिंग, कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि जीवन में दुख है, नहीं, जीवन ही दुख है, ऐसा बोल रही है। तो यहाँ पे लिखा है कि अगेंस्ट, बात तो सही है ना। एंड द बेस्ट थिंग इज यार, अगर हमें दर्द होती है, इट इज़ लाइक कि हमें दर्द होती है इसलिए तो हमें लगता है ना कि वी आर अलाइव। तो जीवन में कुछ चैलेंजेस होते हैं तो आदमी जवान भी रहता है। अगेंस्ट में क्या लिखा है? अगेंस्ट में कि नहीं भाई यूथेनेशिया बेकार चीज़ है, तो लिखा है कि ब्रिंग्स, मेरे को तो ऐसा लगता है इनको बाइपोलर होता है, वो यूपीएससी ज़्यादा अच्छा करेंगे। फॉर अगेंस्ट में पूरा मीन्स चलता है। ब्रिंग्स हाई गिल्ट ऑन द डॉक्टर, डॉक्टर पुलिंग लाइफ सपोर्ट। फिर उसके बाद मे एनकरेज एल्डरली स्पेसिफिकली एबल्ड टू ऑप्ट फॉर यूथेनेशिया दैट मे स्टार्ट कंसिडरिंग देमसेल्फ एज अ बर्डन। ये एक स्लिपरी स्लोप भी है, मैं तो लिखता है ना, स्लिपरी स्लोप है कि मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं वो खुद ही मतलब जो रिलेटिव्स हैं वो खुद ही कह सकते हैं कि हमारे वाले को अब भगवान के पास पहुंचा दो, बिकॉज दे जस्ट वांट टू रब देयर हैंड्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द पर्सन हु इज अनवेल। न्यू टेक्नोलॉजीज कैन सेव द पेशेंट इन द फ्यूचर। धीरे धीरे जैसे कार टी सेल थेरेपी आ रही है ना, तो ऐसी थेरेपीज जो बन रही हैं वो भी तो सेव कर सकती हैं। नो राइट ऑफ ह्यूमन टू प्ले गॉड ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये भी ठीक है। और यहीं पे ना फिर लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड कह लो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं देयर फॉर इंडिया फॉलोज पैसिव यूथेनेशिया पोस्ट अरुणा शानबाग केस। सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो अलाउड लिविंग विल इन कॉमन कॉज केस, ठीक है। यूथेनेशिया विल कंटिन्यू टू पोज एथिकल डिलेमास, वन मस्ट बी गाइडेड बाय कंपैशन एंड लव। आई थिंक, आई डोंट नो what it is, but somehow she is just writing fantastic intro and conclusion. आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि फॉरेन एड इज अ फॉर्म ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म, ठीक है, ये एक हो गया। as the economically wealthier countries can exploit the developing countries under the cloak of aid examine, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो यही लिखूंगा कि वाई, ठीक है। फिर इसके बाद लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल्स जो कि फॉरेन एड को गाइड करे, वो लिख दो और ख़त्म कर दो। और वाई में ऑफ कोर्स एग्जांपल भी देंगे जो फॉरेन एड के एग्जांपल्स हैं, कि ऐसा हर जगह पे नहीं है ना, अच्छी चीज़ भी होती है, जैसे WHO के लोन, WHO के जो एड होता है वो तो अच्छा ही होता है, तो समथिंग ऑन दैट लाइन आई वुड राइट। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। फॉरेन एड कैन एक्ट एज अ टूल, फॉरेन एड कैन एक्ट एज अ टूल ऑफ एड एंड टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। न्यू कॉलोनियलिज्म है क्या ये? डेवलप्ड नेशंस कैन पुश एजेंडा ऑफ neoliberalism via aid, example conditionalities of IMF एंड वर्ल्ड बैंक। IMF ने इंडिया को ज़बरदस्ती मतलब गला पकड़ के बोला है 1990s में कि आप LPG रिफॉर्म्स करो अगर आपको IMF से पैसा चाहिए, तो वो हमारे फेवर में चल गया, ठीक है, या नहीं चला क्या पता, बट जो मेन चीज़ है वो ये थी कि हम वी डिड नॉट वांटेड रिफॉर्म्स, जो हमारे रिफॉर्म्स थे वो हमारे ऊपर थोपे गए थे। Exploit domestic markets can hamper sovereignty and national interest of poor nations. Example, pressure to support in multilateral bodies. फिर इसके बाद can send aid in the form of unsustainable loans and eventually acquire assets. China's takeover. चाइना की ऐसे लिख सकते हैं debt trap diplomacy. यहाँ पे लिखा है however all foreign aid is not the agenda of neocolonialism. जैसे कि नो कंडीशंस अटैच्ड विद हेल्पफुल एंड एम्पैथेटिक माइंडसेट। एग्जांपल, इंडिया का एड है श्रीलंका के लिए, आप WHO का एड के बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो मैम ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना देखकर व्हेन वी सी टॉपर्स है ना, वी सी परफेक्शन, बट व्हेन वी सी ऑल दिस एक ना होप आती है कि यार हम भी कर सकते हैं, है ना। दिखता है कि नॉट एवरीबडी इज परफेक्ट एंड दैट इज हाउ वो पर्सन इज। सबसे
ज़्यादा मतलब दिमाग तो उस इंसान को समझने में जाता है who wears a clock of perfection, है ना। इट इज़ imperfections which makes us unique। अगर सब परफेक्ट होते, परफेक्ट बस रोबोट होते हैं, है ना, बट वी डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विद द रोबोट्स। चलिए, और एआई को देखो, एआई अपने आप को इम्परफेक्ट कर रहा है ताकि वो ह्यूमंस के साथ बेटर इंटरेक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर आप चैट जीपीटी के उससे बात करोगे तो वो ऐसे बोलेगा, ओके आई जस्ट थिंक, ऐसे बोलेगा, है ना। बट द थिंग इज कि इट हैज़ कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन। तो एआई इम्परफेक्ट हो रहा है सो दैट इट कैन बिहेव मोर ह्यूमन, एंड देन हाउ कैन ह्यूमंस बी परफेक्ट। यहाँ पे लिखा है कि throwing light on the idea of universal humanism propounded by रविंद्रनाथ टैगोर discuss its contemporary relevance। अगर आपने मतलब, सिंपल सी बात है ना, कि मैं तो इस बार ये चीज़ मतलब फॉलो करूँगा कि करनी चाहिए कि क्वेश्चन 2 बार पढ़ लो हर चीज़। जैसे यूपीएससी में भी हम कहते हैं ना कि इटरेशन में देंगे I1 I2, कि I1 कर लिया, फिर I2 में आके फिर से वो क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन भी 2 बार पढ़ लो। आई एम श्योर दैट कि एटलीस्ट डिमांड अच्छे से, डिमांड मिस नहीं होगी, ये पक्का है। थ्रोइंग लाइट ऑन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म प्रोपाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, डिस्कस इट्स कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। तो सबसे पहले तो यही लिखेंगे कि व्हाट इज यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे कि इसकी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है। तो इसकी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस हम इंडिविजुअल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, कॉरपोरेट लेवल पे, और लेट्स से एजुकेशन में इसकी रेलेवेंस क्या है। भाई अगर हम अपने बच्चों को सिखाएंगे नेशनलिज्म एंड पेट्रियाटिज्म के साथ साथ कि उनकी एक ग्लोबल आइडेंटिटी है ह्यूमन की, कि सारी रेसेस इक्वल हैं, तो वो ग्लोबलाइजेशन को फर्दर करती है ना हमारे जो। तो मतलब वी बिकम अ ग्लोबल सिटीजन ऑल्सो, तो वैसे करके हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि टैगोर वॉज डॉयन ऑफ इंटरनेशनलिज्म एंड यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म। यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म के बारे में देखते हैं क्या लिखा है। यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म इज मूविंग बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज टू वैल्यू ह्यूमैनिटी अबव ऑल, international collaborations over competition, considering humanity across the globe as ends in itself and not means, equality dignity of all across the globe। ये तो अच्छा लिखा है यार, बहुत बढ़िया लिखा है। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है, यहाँ पे लिखा है कि सॉल्विंग ग्लोबल प्रॉब्लम्स नॉट स्पेसिफिक टू नेशंस, जैसे कि टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, है ना। तो ये बेसिकली पार्टनरिंग फॉर ग्लोबल गोल्स के लिए यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म चाहिए। और फिर उसके बाद लिखा है सॉल्विंग क्राइसिस ऑफ स्टेटलेस पीपल, एग्जाम्पल रेफ्यूजीज ऑफ सीरिया, यमन, एंड देन सपोर्ट फाइनेंस एंड टेक फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग नेशंस, एग्जाम्पल ग्रीन क्लाइमेट फंड। फिर उसके बाद सॉल्व क्राइसिस ऑफ ट्रैफिकिंग, फ्लैश ट्रेड, trafficking, flesh trade, where humans are treated as means to gain money, border flesh trade across India and Bangladesh, ठीक है। मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना, तो वो चीज़ कि उसको रोका जाएगा। टैगोर्स अप्रोच इज रिफ्लेक्टेड इन इंडियन इथोस ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। बढ़िया, फैंटास्टिक, है ना। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि शी टेक्स पॉज when she is writing the intro, she takes some time to think about the conclusion, है ना। ये चीज़ हमने मैम से सीखी कि भाई रुक जाओ, 2 मिनट रुक के अगर कंक्लूजन सोच लोगे अच्छा लिखा जाएगा। और कंक्लूजन पढ़ने के बाद 2 मिनट के लिए एक ऐसी फील आती है कि हाँ भाई सब बढ़िया है ना। तो दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कंक्लूजन। और जो पेपर चेकर है वो भी तो हमारे जैसे ही हैं, एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स। आगे चलते हैं क्या लिखा है। डू यू अग्री विद द व्यू दैट इट इज नेचर नॉट नर्चर विच डिटरमाइंस इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन। डू यू अग्री विद द व्यू दैट इट इज नेचर नॉट नर्चर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्या आप मानते हो कि इंसान की इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है ये एक जेनेटिकल फैक्टर है, कि इंसान या तो नेचुरली इमोशनल इंटेलिजेंट होता है या तो नहीं होता है, या फिर आप ये मानते हो कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो नर्चर की जा सकती है, इंसानों के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस उनको सिखाई जा सकती है। तो सिंपल है, मैम डेफिनेशनल तरीका फॉलो करती हैं, तो सबसे पहले वो डेफिनेशन लिखने वाली हैं। उन्होंने डेफिनेशन लिखी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उनके पास कंटेंट है, उन्होंने भर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये लिखा है कि नेचर डिसाइड्स इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। फिर उन्होंने लिखा है कि नर्चर डिसाइड्स इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। फिर इसके बाद खत्म।
ठीक है। हैंड राइटिंग काफ़ी बड़ी है ना, पेज एकदम, मतलब हैंड राइटिंग बहुत बड़ी है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, और सम पीपल से दैट कि जेल पेन से लिखना चाहिए, तो आप देख सकते हो मैम ने जेल पेन से नहीं लिखा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है बॉल पेन ही है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वंस ओन इमोशन एंड अदर्स इमोशन एंड मैनेजिंग देम टू फैसिलिटेट द जजमेंट एंड टू फैसिलिटेट जजमेंट एंड रीजनिंग। तो उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स लिख दिए, अच्छी बात है। सोशल स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन एंड एम्पैथी। ठीक है, कि अगर मैं सेल्फ के बारे में अवेयर हूँ तो मैं सेल्फ को रेगुलेट कर पाऊँगा, और अगर मैं एक टफ टाइम में चल रहा हूँ तो रेगुलेट करके सेल्फ को मोटिवेट कर पाऊँगा। और इसी के साथ साथ जो उसका दूसरा कंपोनेंट है वो ये है कि जब मैं अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाऊँगा तो दूसरों के इमोशंस को भी रेगुलेट कर पाऊँगा, और दूसरों के इमोशंस को तभी रेगुलेट कर पाऊँगा जब मेरे पास एम्पैथी होगी। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक अ लॉजिकल फ्रेमवर्क इन योर हेड। ठीक है। नेचर डिसाइड्स इमोशनल इंटेलिजेंस, की आदमी के हाथ में नहीं है, तुम में है तो है, नहीं तो नहीं है। One is born with certain bent towards handling emotions. Emotions of empathy, optimism are determined biologically. However, भाई दो ही पॉइंट में खत्म हो गया पेज। However, this presents only a partial picture. क्यों? Nurture also decides emotional intelligence. One can um, cultivate EI via experiences and training. Example, MS Dhoni evolved over matches as Captain Cool. क्या बात है, फैंटास्टिक। Socialization via democratic parenting builds secure personality. Example, Gandhiji's parents build his emotion towards non-violence. ये भी ठीक है, उनकी मम्मियाँ उनको सुनाती थी, मतलब कहानी सुनाती थी। यहाँ पे लिखा है constant exposure to role models influences one via internalization and identification. For example, Baba Amte cultivated compassion in when he was in touch with Gandhi ji. यहाँ पे लिखा है few isolated incidents can also change one's emotional intelligence, जैसे कि अंगुलीमाल है, emotions of violence were turned into peace after meeting Buddha. बात तो सही है। Emotional intelligence is built by practice, as Aristotle said, one becomes virtuous by practicing virtues. क्या बात है, ये मेरा फेवरेट है। मतलब अगर एथिक्स करने का कोई फ़ायदा है तो वो ये है कि एक चीज़ समझ में आई कि चाहे वो कॉम्पिटेंस हो, चाहे वो एथिकल बेंट ऑफ माइंड हो, इट डेवलप्स विद टाइम एंड इट डेवलप्स व्हेन यू चूज टू बी एथिकल एवरी डे। तो एग्जाम में जाके एथिकल नहीं हो जाएंगे, ये तो सुपरफिशियल बातें करेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि वैल्यूज दैट गाइड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन ऑफन compete with each other owing to their relative importance to a larger public interest. Discuss with examples. तो सिंपल सी बात है, जब वैल्यूज compete करती हैं तो क्या होगा, एथिकल डिलेमाज होगा, है ना। तो उससे मैं शुरू कर सकता था कि when two values are competing, an individual finds himself in an ethical dilemma. ठीक है, और उसी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि वैल्यूज कंपीटिंग ड्यू टू रिलेटिव इंपॉर्टेंस, जैसे कि प्रोसीजरल इंटीग्रिटी होनी चाहिए वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जांपल, लैक ऑफ आधार फॉर पीडीएस विद एन ओल्ड वुमेन। तो अब अगर एक वुमेन है जो कि गरीब है और उनको आपको राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन उनके पास आधार नहीं है, तो क्या आप उनको राशन दोगे, नहीं दोगे, राइट। इन द सेम वे, ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस कंपैशन। एग्जाम्पल, टू अरेस्ट अ जुवेनाइल और नॉट। Legality versus morality. For example, to allow earlier compensation to victims by passing rigid rules. कि मान के चलिए कुछ एक्सीडेंट हुआ तो पहले ऐसे होता है ना कि जो विक्टिम्स हैं उनको आके यहाँ साइन करना है, ये करना है, वो करना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आएगी, ये कर लो, या तो सीधा चेक काट के दे दो कि हाँ जाओ ट्रेजरी से कैश करवा लो। इकोनॉमिक्स वर्सेस इन्वायरमेंट। For example, PSU profits over expensive technology to control emissions. ठीक है। However, one can reconcile with competing values, जैसे कि humanity and nation comes above everything. बढ़िया। Constitution हर रूल, हर लॉ के ऊपर है। फिर उसके बाद ड्यूटी अबव सेल्फ एंड फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीत कौर है
रिपोर्टर गेव हिज हस्बैंड्स डेथ न्यूज ऑन हिज ओन बुलेटिन, ये भी ठीक है। मिक्स ऑफ टेलियोलॉजिकल एंड डियोंटोलॉजिकल अप्रोचेस गाइडेड बाय कंसाइंस, ये भी अच्छा है। वैल्यू हायरार्कियाइजेशन भी एक अच्छी चीज़ होती है। ग्रेटर गुड को देख सकते हैं। जस्टिस जिससे ज़्यादा होती है उसको फॉलो कर सकते हैं, मतलब जिससे सोसाइटी में जस्टिस प्रमोट होती है उनको फॉलो कर सकते हैं, है ना। इनोवेटिव हो सकते हैं चीज़ों को लेके, और फ्यूचर में उन वो प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे मैम ने लिखा ना कि मतलब विक्टिम की कंपनसेशन में इतना वो हो रहा है, सीधा दे दो, तो फ्यूचर में कर सकते हैं ना कि नॉर्म बना सकते हैं कि 2 days कंपनसेशन का प्रिंसिपल। टू डीपी फॉलो वर्चुअस अप्रोच बाय वर्चुअस अप्रोच ऑफ प्रायोरिटाइजिंग dedication to public service above everything else. One can be guided by Plato's 4 cardinal virtues of courage, wisdom, temperance, justice to overcome dilemmas. देख रहे हो, लास्ट में आके मैम ने लिखा भी है dilemmas, जो कि हमने यहाँ पे सोचा, तो इसीलिए हम वहाँ पे सोच पाए क्योंकि हमने 2 मिनट रुक के सोचा कि what exactly do we have to write. चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इट इज जस्टिफाइबल टू से दैट करप्शन इज अ सोशल फिनोमिना। इज इट जस्टिफाइबल टू से दैट करप्शन इज अ सोशल फिनोमिना? व्हाट आर द वेरियस थ्रू विच एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन कैन बी टैकल्ड? क्या हम ये कह सकते हैं कि सोशल फिनोमिना है? अगर ये सोशल फिनोमिना नहीं है तो ये क्या है? इंडिविजुअल फिनोमिना है ना, ये भी तो लिखना पड़ेगा। और उसके बाद हम लिखेंगे कि क्या मेजर्स हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पे क्या मेजर्स होंगे और सोशल लेवल पे क्या मेजर्स होंगे। तो दिस इज द हिडन डिमांड ऑफ द पेपर। अगर ये लिखा है तो बढ़िया है, सोशल फिनोमिना। हाउएवर करप्शन इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल फिनोमिना। देख रहे हो, तो दैट इज व्हाट टॉपर आर ट्राइंग टू टेल यू कि पहले देख लो क्वेश्चन में लिखना क्या क्या है। वेयर वंस लैक ऑफ इंटीग्रिटी, करप्टेबल नेचर एंड पुअर वैल्यू सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल। देखा, छोटा सा लिख दिया ना, एक पैरा तो लिखा कम से कम। फिर उसके बाद मेजर्स टू टैकल उनके पास थी तो उन्होंने लिख दी। तो देखते हैं क्या लिखा है। करप्शन, हाँ ये कर रहे हैं। करप्शन सिंपल है ना, यही टॉपर से सीखने की जरूरत है कि उन्होंने एक चीज पकड़ ली ना, फिर उसे वो छोड़ नहीं रही है। जैसे यहाँ पे भी डेफिनेशनल अप्रोच है कि की टर्म क्या है, की करप्शन है, तो उन्होंने लिखा है करप्शन रिफर्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, exploitation of interested public office for private gains, example bribery and extortion etc. Is it a social phenomena? तो यहाँ पे लिखा है कि societal lack of shame and encouragement of material gains, कि समाज में वो ही मर चुका है कि मतलब जैसे कोई अगर करप्ट है तो अगर उसके पास पैसे हैं तो हम उससे पूछते हैं आप कैसे हैं, जबकि ये नहीं कि जब पता है कि उसने चोरी से पैसे कमाए तो हम उसे बाइकआउट करें। जापान में ऐसा होता है, अगर उन्हें पता चले तो मतलब आपका सोशल सर्कल बहुत छोटा हो जाता है इफ दे नो दैट यू आर करप्ट। वैल्यू सोशलाइजेशन विच प्लेस प्रीमियम ऑन एंड्स ओवर मीन्स, कि मतलब हमारे यहाँ पे जो वैल्यूज हैं सोशलाइजेशन की, वो मतलब एंड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती हैं कि गेट रिच क्विक एनी हाउ, कैसे उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि कल आप IAS हैं, है ना, इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू लेट्स से यू आर अ सिंपल ऑनेस्ट टीचर। कोई नहीं पूछेगा, जबकि हमारा वो देश है जहाँ पे गुरुओं की ज़्यादा वो थी, है ना, तो उसी को हम कहते हैं कि ये क्यों है, मतलब वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि मतलब जैसे सोशोलॉजी मेरा ऑप्शनल है तो वहाँ पे कहते हैं कि हर वो ओहदा इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे जिस पे लोग जितने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, कि अगर आप पे जितने ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं उतनी इम्पोर्टेंस है आपके ओहदे की। ठीक है, चलिए, तो कॉल्यूसिव करप्शन होती है वेयर द ब्राइब गिवर एंड द ब्राइब टेकर दोनों के दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि ब्राइब इन RTO, कि भाई अब मुझे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, मैं 18 का हो गया, गाड़ी तो मैं 16 से चला रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि दे दो पैसे, ले लो लाइसेंस। फिर उसके बाद लिखा है कि डिवाइसिव सोसाइटी वेयर ईच वन इज कंपीटिंग फॉर स्कार्स रिसोर्सेज, एग्जाम्पल ब्राइब फॉर गेनिंग पेट्रोल पंप लाइसेंस इन ऑक्शन, ये भी ठीक है ना। आप वो भी लिख सकते हो कि एग्जाम स्कैम्स, जो एग्जाम स्कैम हो रहे हैं, कि भाई मतलब इतना ज़्यादा मतलब वो है ना कि कंपटीशन इतने ज़्यादा है कि लोग मीन्स को भूल ही गए हैं, एंड्स चाहिए कि हमको हमारे बच्चे को
नीट की सीट दिलवानी है। हाउएवर करप्शन इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल फिनोमिना, जो कि हमने देखा लैक ऑफ इंटीग्रिटी, करप्टेबल नेचर है, पुअर वैल्यूज, है ना। जैसे 2003 में एक पेपर था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का, 2003 का पेपर है शायद, ये मैंने सुना था सर से। तो उन्होंने, सर ने कहा था कि 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल मतलब पेपर्स रिलीज करती है ना ऑब्जर्वेशन रिसर्च की, तो उन्होंने कहा था कि बिहाइंड एवरी एम्बिशियस पर्सन, मतलब करप्टेड पर्सन, देर इज एन एम्बिशियस फैमिली। जैसे हमने काफ़ी सारी अभी एक रिसेंटली केस देखा था ना, एक आईएएस ऑफिसर जिन्होंने एक सर्टिफिकेट से वो आईएएस ऑफिसर बनी, तो हमने देखा कि उनकी पूरी परिवार ही, मतलब पूरा परिवार ही इन्वॉल्व है उसमें, है ना। एंड देन यू आर लाइक कि भाई इस इंडिविजुअल जो वो फीमेल है उनको ये हुआ, है ना, उस इंडिविजुअल की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि बट हमको फॉलो करना है राइट मीन्स, ठीक है, हम उल्टे सीधे काम नहीं करेंगे, क्योंकि नौकरी लग भी गई तो यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय इट, है ना। हमेशा डर के माहौल में काम करोगे, कब कहाँ से कौन सा सर्टिफिकेट आ जाएगा। मेजर्स टू टैकल क्या है? स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, प्रिवेंशन ऑफ, एग्जाम्पल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो इसका एक अमेंडमेंट भी आया था लेकिन वो पास नहीं हुआ। सोसाइटी मस्ट मेक अ पब्लिक शेमफुल एग्जाम्पल ऑफ करप्ट, ये जो है सेकंड एआरसी ने कहा है। सेकंड एआरसी कहती है कि जब तक समाज करप्शन को अनएक्सेप्ट नहीं करता, अब सरकार कुछ भी कर ले वो बस बैंडेज है, ठीक है। विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म्स विथ एडिक्वेट सेफगार्ड्स, एग्जाम्पल मिस्टर मंजुनाथ ब्लू द विसल, सत्येंद्र दुबे ही ब्लू द विसल। तो अब हमको दो पता चल गए, तो विसल ब्लोअर का कुछ आता है तो हमको विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में लिखना है, हमको मिस्टर सत्येंद्र दुबे के बारे में लिखना है, हमको मिस्टर मंजुनाथ जी के बारे में लिखना है, ठीक है। एक्सपीडाइटस डिलीवरी ऑफ जस्टिस टू डिस्करेज करप्शन वाया कोर्ट्स, एग्जाम्पल करंट लॉन्ग पेंडेंसी है। ये भी है, जैसे कहते हैं ना कि करप्शन कोर्ट में रजिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, अगर आपको अपना केस आगे पीछे करवाना है ना, तो उसमें भी करप्शन होती है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर जस्टिस ही बहुत फास्ट पेस्ड होगी, तो कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो बात वही है ना कि अगर मैं कुछ उल्टा करता भी हूँ, मुझे पता है कि 10-12 साल तो लगेंगे, है ना, कोर्ट केस में, तो बेटर है ना कि मतलब वैसे कि वो डर ही नहीं है, कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई आज मैंने किया महीने में जेल। करप्शन इज लाइक अ फिश ड्रिंकिंग वाटर इन एन ओशन, इनविजिबल एज सेड बाय चाणक्य, इट रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट पिनल एंड एथिकल प्रोविजंस। बढ़िया, है ना। मैं कह रहा हूँ ना, देर इज समथिंग दैट शी हैज डन, शी हैज मेड नोट्स एंड दोज नोट्स आर, मतलब वो ना टॉपिक वाइज ऐसे बनाए, कीवर्ड वाइज है करप्शन, तो करप्शन का इंट्रो और करप्शन का एक छोटा सा, मतलब ये उनके नोट्स में होगा ये वाला पार्ट, इतना पार्ट कि करप्शन इज लाइक अ फिश ड्रिंकिंग वाटर इन द ओशन, इनविजिबल एज सेड बाय चाणक्य। वेरी मतलब वंडरफुल, फैंटास्टिक, शी डिजर्व्स अ सिंगल डिजिट रैंक। यहाँ पे लिखा है कि मेहनत, है ना, तो यूपीएससी मेंस इज ऑल अबाउट मेहनत एंड अंडरस्टैंडिंग द डिमांड, ऐसा मुझे लगता है। आफ्टर फेलिंग 2 मेंस, ओवरकमिंग पॉवर्टी इज नॉट अ टास्क ऑफ चैरिटी, इट इज एन एक्ट ऑफ जस्टिस, नेल्सन मंडेला। ओवरकमिंग पॉवर्टी इज नॉट अ टास्क ऑफ चैरिटी, इट इज एन एक्ट ऑफ जस्टिस, ये भी ठीक है। सोशल जस्टिस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, संविधान को हम इसमें बुला लेंगे, है ना। हम ट्रस्टीशिप का एग्जाम्पल ले सकते हैं, गांधीयन ट्रस्टीशिप, कॉन्स्टिट्यूशन का सोशल जस्टिस, और फिर उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो स्टेट का होता ही है, जहाँ पे स्टेट कहती है कि भाई आप हमको अपनी शक्तियाँ दे दो थोड़ी सी, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, राइट। तो पॉवर्टी इज नॉट अ टास्क ऑफ चैरिटी, है ना, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। एंड तो गांधी जी ने ट्रस्टीशिप दिया, इंडिविजुअल के लिए हो जाएगा ये, संविधान सरकारों के लिए, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी सरकारों के लिए। तो अब देखते हैं मैम ने क्या किया है। मैम ने, पॉवर्टी इज अ मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना हैविंग नॉट जस्ट लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज बट ऑल्सो डेप्रीवेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, फ्रीडम एंड कैपेबिलिटीज एज पॉइंटेड आउट बाय प्रोफेसर अमृत्या सेन। मैम ने फिर से अपनी जो अप्रोच है उससे मैम ने स्टिक करा है। मैम ने डेफिनेशन लिखी, इट इज़ एन एक्ट ऑफ जस्टिस, मैम ने लिखा, फिर उसको पूरा समझाया,
फिर उसके बाद लिखा है वेज टू ओवरकम, तो मैम ने क्या किया है, उन्होंने उसको चैरिटी क्यों नहीं है वो नहीं लिखा। तो मे बी एक्ट ऑफ जस्टिस में देखते हैं क्या लिखा है। रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस सपोर्ट्स इक्वल ट्रीटमेंट टू अदर्स एज वन वुड एनविसाज फॉर वन सेल्फ। बात तो सही है, फैंटास्टिक। देखो मैंने जस्टिस का कॉन्सेप्ट नहीं लिखा, तो रॉल्स की जस्टिस भी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। पुअर एंड सिटीजन, पुअर इक्वल सिटीजन्स ऑफ, पुअर आर इक्वल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, आर्टिकल 325, ठीक है। दे डिजर्व इक्वल राइट्स टू एक्सरसाइज चॉइसेस, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, ठीक है। तो मैम भी वही कर रही हैं, जहाँ हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था तो कॉन्स्टिट्यूशन उठा लिया, ठीक है। फेयरनेस रिक्वायर्स वन गेटिंग वन शेयर एज पर वंस एफर्ट, पुअर पुट्स इक्वल एफर्ट इन नेशन बिल्डिंग, एग्जाम्पल रोल ऑफ जेनिटर इज नो लेस देन द रोल ऑफ अ डॉक्टर। बहुत ही बढ़िया, है ना। मान के चलो कि भाई जो लोअर स्टाफ है, लोअर स्टाफ कहते हैं, बट लेट्स से कि कोई क्लीनर नहीं है, तो रोड कौन क्लीन करेगा? रोड नहीं क्लीन करोगे तो क्या होगा? तो वहाँ पे गंदगी होगी, तो उससे क्या फैलेगी? महामारी फैलेगी। तो इसीलिए हमारा ऐसा है ना कि जहाँ ज़्यादा पैसे हैं वो इम्पोर्टेंट है, बट ऐसा है नहीं, है ना। चलिए, वेज टू ओवरकम क्या है? किस चीज़ को ओवरकम करना है? पॉवर्टी को। कैपेसिटी एंड स्किल बिल्डिंग, पीएम कौशल विकास। फिर उसके बाद ओवरऑल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्जाम्पल रिड्यूस्ड पॉवर्टी आफ्टर 1991 इन एलपीजी। बढ़िया। पॉवर्टी मस्ट बी अटैक्ड फ्रॉम ऑल फ्रंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैम के पास थोड़ी सी स्पेस बच गई, और वो स्पेस में हम ये लिख सकते थे कि इट इज़ नॉट अ टास्क ऑफ चैरिटी, ठीक है, इट इज़ एन एक्ट ऑफ जस्टिस। देखा जाए तो यार बात तो सेम ही है, जो मैं नॉट अ टास्क ऑफ चैरिटी में लिखूंगा उसी को हम जस्टिस में लिखेंगे, और फिर मतलब हाँ ठीक है, सही लिखा है, मैम ने सही लिखा है, इट इज़ नॉट राइट। बस मतलब थोड़े और पॉइंट्स यहाँ पे वेज टू ओवरकम में लिख सकते थे। पॉवर्टी, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई, कम्युनिटी प्राइड डेवलप करना, है ना, ऐसी सारी चीज़ें हम लिख सकते थे। कैपिटल फॉर्मेशन, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ, वो सारी चीज़ें। इंडिविजुअल एथिक्स जो हैं टुवर्ड्स हार्ड वर्क, है ना, उसको इनकलकेट करना। परसिवरेंस सोसाइटी में लेकर आनी, वैल्यू ऑफ परसिवरेंस, जैसी जापान में। आई डू बिलीव दैट वेयर देर इज ओनली वन चॉइस बिटवीन कॉवर्डाइस एंड वायलेंस, आई वुड एडवाइस वायलेंस, महात्मा गांधी। ये भी ठीक है। महात्मा गांधी कह रहे हैं अगर तुम किसी से डर रहे हो, है ना, तो उसके भय हो या फिर उसका सामना करना हो, मारने वाला नहीं है ये, भय है और किसी का सामना करना है, तो मैं हमेशा सामना करूंगा। द अबव कोट रिफ्लेक्ट गांधी जी एब्सोल्यूट चॉइस ऑफ करेज ओवर कॉवर्डिस, ठीक है, तो इसको करेज की तरह लेना है, ठीक है, सामना करेंगे। यहाँ पे लिखा है दिस इज नीडेड बिकॉज करेज एंड फोर्टिट्यूड, करेज के बारे में बात आ गई, तो यहाँ पे हम वर्च्यू एथिक्स के बारे में बात कर सकते हैं। और फिर इसके बाद मैं तो इसको ऐसे बोलूँगा कि इंडिविजुअल जिसने करेज दिखाई और वो जीत गया, महाभारत में अर्जुन, है ना। और वो भी छोड़ो, राम जी की रामायण की भी तो कहानी है, मतलब वानर सेना के साथ रावण से लड़ रहे हैं, सुपरस्टार है मतलब जो। फिर उसके बाद अगर हम सोसाइटी की बात करें, अगर सोसाइटी करेज दिखाती है तो क्या होता है? जब सोसाइटी करेज दिखाती है तो वो राइज करती है, लाइक सिंगापुर, जिसको एक टाइम पे स्लम कहते थे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट जब करेज दिखाती है तो हम देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर, है ना। तो मैं वैसे कर देता कि मतलब कॉवर्डिस कभी ऑप्शन नहीं हो सकता। वाई? कॉवर्डिस इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम कावर्ड हैं तो हम रिप्रेस्ड रहेंगे। जैसे मार्टिन लूथर किंग अगर कभी भी आवाज़ नहीं उठाते तो हमेशा रिप्रेस्ड रहते, अगर गांधी जी आवाज़ नहीं उठाते तो हम अभी भी गुलाम रहते, अगर स्लेवरी के खिलाफ रेवोल्यूशंस नहीं होते तो हम अभी भी गुलाम रहते, या फिर मोनार्की के खिलाफ फ्रांस में रेवोल्यूशन नहीं होता तो आज भी देश में, दुनिया में डेमोक्रेसी नहीं होती, है ना। तो इसलिए कॉवर्डिस से बेटर है कि करेज। तो ऐसे करके हम एग्जाम्पल देते और भूत ही बना देते। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है दिस इज नीडेड बिकॉज करेज एंड फोर्टिट्यूड एनेबल्स वंस टू लाइन एज पर कंसाइंस एंड अपहोल्ड ड्यूटीज। भाई बहुत स्पेस, इतनी स्पेस। कॉवर्डिस सिंबलाइजेस वीकनेस where one falters. Cowardice can perpetuate violence of strong over the meek. बढ़िया।
cowardice reflects choosing oneself over public welfare. ओके, तो आप देख सकते हो ना कि एवरी टॉपर वॉज वंस अ बिगिनर, राइट, एंड वी आर सीइंग उनके वो आंसर्स जब वो रेडी नहीं है एग्ज़ाम के लिए, एंड दे शुड गिव अस मोटिवेशन कि भाई हम भी कर सकते हैं, अगर वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं, हमारे भी दूध में कैल्शियम है, टूथपेस्ट में नमक है। एक सी देखते हैं, चेंज डज नॉट रोल इन ऑन द व्हील्स ऑफ इनएविटेबिलिटी, ठीक है, बट इट कम्स थ्रू कंटिन्यूस स्ट्रगल, मार्टिन लूथर किंग। तो मार्टिन लूथर किंग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कर सकते कि चलता है, एक ना एक दिन तो जाएगा ना, इट कम्स थ्रू स्ट्रगल, ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैं बात करूँ, मतलब मुझे तो हमारी इंडिपेंडेंस की बात याद आती है, और मैं तो इसको उनकी ही मूवमेंट से जोड़ देता, जो उनकी सिविल राइट्स मूवमेंट थी, राइट, वो इसीलिए मतलब अगेंस्ट द लॉस, उन लॉस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वेलक्रो लॉ, जिम क्रो लॉस, वेलक्रो बोल रहा हूँ, जिम क्रो लॉस थे, जो कि सोशल सेग्रीगेशन की बात करते थे। सोशल सेग्रीगेशन का मतलब कि जो ब्लैक्स है वो एक तरफ रहेंगे और वाइट्स एक तरफ रहेंगे, ऐसे करके कि ब्लैक्स का सब अलग होगा, वॉशरूम, खाने की जगह, होटल्स, सब अलग होगा, वाइट्स का अलग होगा। तो ये सोशल सेग्रीगेशन ना जो सदर्न स्टेट्स है ना वहाँ पे ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ तक अमेरिकन रेवोल्यूशन इतना पेनिट्रेट नहीं करा। तो वो हम उसमें से लिख सकते हैं ना, कि मैं उन्हीं से स्टार्ट करूँगा, एंड फिर उसके बाद लिख दूंगा दिस इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर इंडिया, कि जब तक हमने क्या कहते हैं, जब तक हमने डिमांड करनी शुरू नहीं करी, मॉडरेट्स ने डिमांड रखनी शुरू नहीं करी, तब तक, मतलब जब तक मॉडरेट्स ने डिमांड रखनी शुरू नहीं करी तब तक हमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स जो है वो नहीं मिली, है ना। और हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल थी वो एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है, वो है ना, इट हैज़ बीन अ कंटिन्यूस स्ट्रगल, तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिविजुअल का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टॉक अबाउट इलॉन मस्क, वी कैन टॉक अबाउट स्टीव जॉब्स, वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट लेट्स से एपीजे कलाम, है ना। जब एसएलवी का फेलियर हुआ तो वो बैठ नहीं गए, जैसे उनको एसएलवी जो उन्होंने बनाया था लॉन्च व्हीकल, वो कहते हैं सी लविंग व्हीकल, कि जब भी चलाओ वो बार बार समंदर में ही गिर जाता है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब परसिवरेंस किया, और आज जो पीएसएलवी है वो वर्क हॉर्स है हमारी इसरो का। तो समथिंग ऑन दैट, कि मतलब ऐसे कि व्हील्स ऑफ इनएविटेबिलिटी पे नहीं छोड़ दिया स्टीव जॉब्स ने, कि वन डे वी विल हैव एडवांस सिस्टम्स एंड पर्सनल कंप्यूटर्स, उन्होंने बना दिया। इलॉन मस्क ने बेसिकली इसको इनएविटेबल नहीं माना कि वी विल बी एबल टू हैव स्पेस टूरिज्म, उन्होंने बना दिया, है ना। वैसे ही एपीजे कलाम ने भी ये नहीं कहा कि एसएलवी जो है वो धीरे धीरे प्रोसीजर्स के थ्रू इम्प्रूव होता जाएगा, उन्होंने एफर्ट डाला और बना दिया। हम बेस्ट है सतीश धवन का एग्जांपल देना एपीजे कलाम से, क्योंकि ही इज़ नोन मोर फॉर द क्या कहते हैं द पटना मिसाइल्स जो है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, राइट, वो उनके लिए ज़्यादा फेमस है। तो ऐसे करके हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। द अबव कोड सिग्निफाइज, लास्ट क्वेश्चन इसलिए मैं भी ज्ञान देने लग गया, द अबव कोड सिग्निफाइज एक्टिव चेंज ओवर पैसिव एंड इनएविटेबल चेंज, ठीक है। इट शोज दैट चेंज टू बी ट्रूली ब्रॉट इन रिक्वायर्स स्ट्रगल एंड कांट बी रिलाइड अपॉन टू कम ऑन इटसेल्फ, है ना, बढ़िया है। नेशन स्ट्रगल अगेंस्ट कलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, हमने भी वही बात करी, तो टॉपर भी कुछ अलग बात नहीं कर रहे। where the reason for change and absence of which would be promoted would be where reasons for change and absence of which would have promoted status quo। ये कह रहे हैं अगर फ्रीडम स्ट्रगल नहीं होती तो वही चलता रहता। अदर इवन इन मैक्रो फैमिली स्पीयर फाइट अगेंस्ट पेट्रियार्की इज एवर गोइंग स्ट्रगल। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आपके पापा हैं या मम्मी है, पापा हैं, वो थोड़े पेट्रियार्कियल नेचर के हैं, तो वी आर्ग्यू विद हिम एंड वी टेल हिम कि नहीं, नाउ द स्टैंडर्ड्स हैव चेंज्ड, नाउ दिस इज हाउ पेरेंटिंग हैज़ टू गो, डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग। तो वो कह रहे हैं कि चेंज तो भाई घर पे भी हो रहा है। दिस इज अ फैंटास्टिक पॉइंट, है ना, माइक्रो मैक्रो का, बहुत ही बढ़िया। आई विल इंक्लूड इट इन माई थॉट प्रोसेस। चेंज ऑल्सो रिक्वायर्स एफर्ट ऑफ ऑल एंड sacrifice of many to bring peace in Bangladesh. India engaged in struggle with Pakistan, बढ़िया। Today change of the world
वर्ल्ड पीस फ्रॉम वॉर रिक्वायर्स एक्टिव एफर्ट्स ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी, एग्जाम्पल UN, रशिया यूक्रेन वॉर, वी मस्ट बी गाइडेड बाय, शायद पेपर छीन लिया इनसे, है ना। तो ये टॉपर वॉज ऑल्सो वंस अ बिगिनर। 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैम पूरे नहीं कर पा रही हैं। 3 क्वेश्चन मैम ने पूरे नहीं करे और एक का लास्ट वाला पार्ट छोड़ा है। एंड शी शुड बी आवर इंस्पिरेशन कि अगर वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो नाउ वी हैव डन द क्वेश्चंस वाला पार्ट। अगले वाले वीडियो में हम करेंगे जो इनकी केस स्टडीज़ हैं, हम उन केस स्टडीज़ को करेंगे अगले वाले